नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचिनाव स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। एसबीआई कार्ड्स फोकस में है, लगातार तेजी वहां बढ़ती जा रही है। क्या वजह है इस तेजी की, जानेंगे हम शो में। साथ ही साथ गेल के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर लेकर आएंगे एक एक्सक्लूसिव खबर भी, और कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में शामिल। तो बाजार में हमने देखा कि आज लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। निफ्टी 289 अंक चढ़कर 15,639 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 900 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा। बैंक निफ्टी 500 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। दिन भर बाजार में किस तरह की और हलचल रही, बताने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए दिन भर बाजार में बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला। कल से बाजार की जो रिकवरी शुरू हुई है वो बिल्कुल आगे बढ़ती हुई दिखी और आज शानदार अप मूव्स के साथ इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप में जितनी भी वॉश आउट, जितनी भी कमजोरी हमने देखी थी वो सारी की सारी कमजोरी जो है आज खत्म होती हुई दिखी और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक टाइटन पर मक्वायरी की एक रिपोर्ट आई जिसमें 3000 के टारगेट उन्होंने दिए हैं और टाइटन का स्टॉक आज दिन भर अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। इस बीच सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो कि रिकॉर्ड हाई पर, इसका इंपैक्ट एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। बेरिंग स्टॉक्स एक नया थीम है। एसकेएफ इंडिया, एनआरबी बेरिंग जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे। वहीं सुवेन लाइफ फंड रेजिंग को लेकर कंपनी ने एक खबर जारी की है। 24 जून को कंपनी फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है जिसका इंपैक्ट आज के सत्र में हमने सुवेन लाइफ में दमदार मूव्स देखे। इस बीच पुलर्स की अगर बात करें, बाजार को संभालने का काम रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, टाइटन, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स कर रहे थे। वहीं फार्मा स्पेस में अच्छी तेजी दिख रही थी। मिड कैप में अदानी टोटल गैस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, टाटा एलेक्सी, बेयर क्रॉप साइंसेज जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में हर तरफ हरियाली दिखी और बाजार जब क्लोज हुए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेंसेक्स हर इंडेक्स में तेजी के साथ हर निशान पर ट्रेड क्लोज हुए। तो वो था बाजार का पूरा हाल। हमने देखा अच्छी खासी तेजी आज बाजार में देखने को मिली, लेकिन क्या ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? क्या बाजार का बॉटम बन गया है? कुछ ऐसे ही सवाल पूछूंगा मैं आज अपने मेहमानों से। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मंदार जामसांदेकर और आशीष महेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मंदार, क्या लगता है, 2 दिन से हम देख रहे हैं रिकवरी और तेजी का मोड बना हुआ है, क्या बॉटम बन गया है टेक्निकली? सौमित्र, देखिए, गुड इवनिंग। पहली बात तो है कि हमारे बाजार में वैसे देखा जाए तो वीकनेस वैसा है नहीं। वीकनेस इसलिए बनता है क्योंकि एफआई सेलिंग चालू है। तो एफआई सेलिंग जब भी रुक जाता है तब हमने बाउंस बैक देखा है और उसी तरीके का ट्रेड हमें आज देखने को मिला। तो आज एफआई सेलिंग कुछ भी नहीं था और इसलिए और एक बढ़िया सा बाउंस बैक हुआ। लेकिन अब जो करंट लेवल्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं 15,700 के नीचे, यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो आज भी अगर इंट्राडे में देखते हैं तो वो लेवल्स को छू के थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हमने देखा निफ्टी में। तो मुझे लगता है 15,700 से लेके 15,750 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तगड़ा रेजिस्टेंस है कि जो हमने क्लोजली वॉच करना जरूरी है। ये अगर ब्रेक करके चलता है तो यस, ये तेजी आगे भी चलेगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार हमें नीचे के स्तर 15,000, 14,800 ये देखने को मिल सकते हैं। ओके, 15,700, 15,750 ये वो अहम लेवल हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। आशीष, आपको क्या लगता है, किस तरह के साइंस आपको अब मिल रहे हैं? ग्लोबली हमने देखा बहुत सारे इवेंट्स जो होने थे वो हो गए। यूएस फेड ने रेट बढ़ा दिए, हमने रेट बढ़ा लिए। कोविड कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, रिकवरी की बातें हो रही हैं, महंगाई अब हम लोगों ने पचा लिया है कि हाँ हायर लेवल पर है। ये सारे नेगेटिव जो मैं गिना रहा हूँ, ये क्या प्राइस्ड इन हैं और क्या ये माना जाए उसके बाद कि अब बाजार का में गिरावट बहुत ज्यादा बाकी नहीं है, या आपको लगता है अभी भी कुछ स्कोप है? देखिए समझ में आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा मानना है कि कल जो मार्केट ने लेवल्स देखे वहाँ बॉटम अप बन इस गिरावट में जो मैक्सिमम सेलिंग था वो कल तक खत्म हो गया है और अब आप आगे की डायरेक्शन में स्टेप लोगे क्योंकि अब फेड का, जैसा आपने कहा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्रूड बढ़ गया, इन्फ्लेशन का जो आंकड़े हैं वो ऊपर आ गए। तो अब एक सेलिंग की भी एक लिमिट रहती है, तो हमने देखा कि वो अब खत्म हो रही है, धीरे धीरे या कम हो रही है, क्योंकि जिसको जो वीकेंड से वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं स्टॉक या निकल गए हैं अपने स्टॉक्स में से। तो जैसे किसी एक एनालिस्ट ने लिखा अपने ब्लॉग पे कि एफआई की तरफ से ऐसे बिकवाली हो रही है कि ये चोरी का माल है शायद, तो बिना अपने
रेट्स को देखते हुए स्टॉक्स को डंप किया। तो मेरा मानना है कि अभी जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और बिल्कुल कल के जो लेवल से आप उसको बॉटम मानिए और फ्रेश खरीदारी में दोबारा आ सकते हैं। हमने देखा डो में भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है और कोई बड़े नेगेटिव फैक्टर नहीं है। दूसरी बात एक और ध्यान रखने की, ये थोड़ा डेटा हैवी वीक है, काफी सारा डेटा और रिपोर्ट्स यहाँ पर आने वाली है, तो ट्रेड जो भी करें थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के करना चाहिए और जो क्वांटिटी है आपके वॉल्यूम्स है वो थोड़े कम रखना चाहिए क्योंकि डेटा के जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको बाजार में थोड़ा स्विंग्स दोनों साइड में दे सकते। करेक्ट। और ऐसा भी एक ऑब्जर्वेशन है कि बाजार जब भी गिरावट आती है तो वो बॉटम तब बनता है जब वॉल्यूम्स कम होने लगते हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बाजार में वॉल्यूम जो है, ये जो गिरावट अब आपने पिछले कुछ दिन पहले देखी थी वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ नहीं थी। अब शायद हम रिकवरी की मोड की तरफ बढ़ रहे हैं। आशीष, ऐसे में मिड कैप स्मॉल कैप जिन्होंने रिबाउंड एक बार फिर दिखाया है, हमने देखा कल के कार्नेज के बाद आज करीब 2 से 4% फिर ऊपर चलते हुए दिखे। नई नई थीम्स अब सामने आ रही हैं। इनफैक्ट जैसा अभी मानसी भी बता रही थी अपने मार्केट रिपोर्ट में, बेरिंग, एसकेएफ, ये एक स्पेस है बेरिंग स्पेस का जो पिछले 2-3 दिनों से मैं सुन रहा हूं चर्चा में है और अब ये स्टॉक्स काफी अच्छा चल रहे हैं। आपको लगता है यहां कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? बिल्कुल, और एक उसके पीछे रीजन ये है कि जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की सेल में हमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, वो पॉजिटिव है। प्लस एक्सपोर्ट जो मार्केट है 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का, बियरिंग्स का, उसमें बड़ा बूम आया हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रॉक्सी प्ले आपके ऑटोमोबाइल के लिए ये बियरिंग का सेक्टर, और इसके अलावा एक्सपोर्ट, जैसा मैंने कहा, बियरिंग कंपनीज के पास में इतने ऑर्डर्स हैं कि वो मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट। तो बिल्कुल एनआरबी बियरिंग यहाँ पे मेरा पिक नंबर 1 रहेगा यहाँ पर, और बिल्कुल इस लेवल पे एक्यूमुलेट करने की सलाह है। एनआरबी बेरिंग ये एक स्टॉक है जिसमें हमने आज भी काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी, करीब 5% ऊपर जाकर वो स्टॉक बंद हुआ। इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं जिस तरह का पूरा माहौल बदल रहा है। एक स्टॉक और मंदार आप पूछूंगा, अडानी टोटल। हमने देखा अडानी स्टॉक्स में फिर से हलचल शुरू हो गई है और अडानी टोटल जो है वो करीब 18-19% जाकर बंद हुआ है ऊपर। इस तेजी के पीछे कोई वजह आप देख रहे हैं और आपको लगता है ये सस्टेन कर पाएगी? देखिए सौमित्र, बेसिकली मैं जब इसका डेली चार्ट देखता हूं तो एक अच्छे खासे सपोर्ट से ये बाउंस बैक कर चुका है। तो 2000 के आसपास इसमें एक अच्छा सपोर्ट यहां पे दिख रहा है और एक ऐसी लेवल है कि जिसने पास्ट में एक रेजिस्टेंस का भी काम किया था और हाल ही में ये सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो ये एक अच्छे खासे लेवल से बाउंस बैक कर चुका है। ऊपर में ये मुझे लगता है कि 2270 से लेके 2400 तक ये ऊपर में चल सकता है। आज का अगर ट्रेड देखते हैं तो 2385 तक ये ऑलरेडी चल चुका है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा, यानी यहाँ से एक बड़ी अपसाइड नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। 2500 से लेके 2600 तक बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं स्टॉक के लिए। तो शायद यही लेवल्स पे ये ट्रेड करेगा। बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है फिर? हाँ जी, इसमें अगर लॉन्ग टर्म व्यू अगर बनाना हो तो इसमें बाय ऑन डिप्स जरूर कर सकते हैं। तो 2200 के आसपास अगर ये मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 2200 के आसपास मिलता है तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है बाय ऑन डिप्स। जाहिर तौर पर अगर स्टॉक 20% के आसपास एक दिन में चल गया है तो तुरंत लेवल्स, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत फेवरेबल नहीं रहता, इसलिए कुछ गिरावट का इंतजार कीजिए, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी अडानी टोटल गैस में मिल सकती है। एक खबर की तरफ और रुख करेंगे। सरकार ने जो है गेल के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीन हाइड्रोजन एसेट्स के मोनेटाइजेशन की योजना बनाई है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए 5000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इससे पहले गेल पाइपलाइन के लिए इनविच प्लान को होल्ड पर रख दिया गया है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि गेल के असेट मोनेटाइजेशन की जो पूरी रणनीति है वो बदल गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने नए प्रस्ताव में ये कहा है कि गेल के पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन के बजाय उसके दूसरे असेट का मोनेटाइजेशन जो है वो किया जाए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि गेल के कुछ जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन असेट्स हैं उसका मोनेटाइजेशन किया जाए और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन असेट्स जो है उसका भी मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। इसके जरिए सरकार दरअसल 5000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ बैठक में, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, ये जानकारी दी कि इस वक्त इनविट रूट
का इस्तेमाल करते हुए गेल के पाइपलाइन का मोनेटाइजेशन करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा जो कि गेल के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स थे उनसे भी राय मांगी गई। तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स ने भी सरकार को अपनी राय दी। उसमें यह कहा कि इनविट रूट के बजाय जो दूसरे सोर्स हैं मनी रेज करने के, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गेल का जो डेट इक्विटी रेशियो इस वक्त है वो 0.1% है, जो कि काफी सकारात्मक पक्ष है इस वक्त कंपनी के लिहाज से। अगर देखें तो दूसरे सोर्स से पैसा उठाना ज्यादा सस्ता होगा बनिस्बत की अगर आप इनविट रूट का इस्तेमाल करें। इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो इनविट प्लान है पाइपलाइन के लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और दूसरे असेट के मोनेटाइजेशन की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गेल को ये कहा है कि वो जो उसके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उसमें से उन असेट्स की पहचान करे जिसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्री ने बजट 2021 में गेल के 2 पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन की घोषणा की थी इनविट रूट के जरिए, और उसके जरिए सरकार करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। शुक्रिया प्रकाश। आशीष, सरकार काफी हद तक एक्टिव है एसेट मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, इन सब रूट्स के जरिए पैसे जुटाने में। गेल पर क्या व्यू बनेगा इस खबर के बाद आपका? जी, सबसे पहली बात तो गेल का अपना खुद का इतना बड़ा कैपेक्स है यार, 10,000 करोड़ का कैपेक्स उन्हें 2025 तक करना है। तो बिल्कुल ये सही स्टेप है। मेरा मानना है सिटी गैस में क्योंकि कैपिटल बहुत लगता है, लॉन्ग टर्म पैसा लगता है, तो इसलिए अडानी टोटल गैस जैसे स्टॉक ठीक है, कंपनियां ठीक है जिनका कोर बिजनेस ही वो है। आज वो ये गेल अपना इतना सारा एक्सपेंशन पेट्रोकेमिकल में या अलीबाग के पास में कर रहे हैं, और उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन में भी उनकी बड़ी योजनाएं हैं। तो उन्हें फोकस रहना चाहिए और वो सही स्ट्रेटेजी है कि आप टिपिकली गेल एक मार्केटिंग कंपनी है जो और कैरिंग कंपनी है जो पाइपलाइन में गैसेस कैरी करती है। तो एक कंसिस्टेंट मॉडल है। आज 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पर आपको 10,000 करोड़ कमाने वाली कंपनी का स्टॉक मिल रहा है, तो बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है मेरे पर्सपेक्टिव से वो। और इस डेवलपमेंट के बाद में काफी और क्लैरिटी इमर्ज हो कंपनी के बिजनेस मॉडल। ओके, तो गेल पर नजर बना के रख सकते हैं। यहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल रही है। मंदार, यहाँ पर MRPL एक स्टॉक जिस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में देखी, हमने देखा काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली, फिर 17-18% नीचे 2 दिन पहले, आज 10% ऊपर 85 के आसपास पहुंच गया है। क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को इसमें? सौमित्र, देखिए बेसिकली एक हाई वोल्टेज स्टॉक है। एक अच्छी बात है कि सपोर्ट पे है फिलहाल 75 के आसपास, इसमें एक अच्छा खासा सपोर्ट है। लास्ट टाइम यहीं से बाउंस बैक कर चुका था, 125 तक यहाँ से चल चुका था। अब जो करेक्शन है फिर से एक बार सपोर्ट की लेवल्स तक ले आया है, तो यहाँ पे अगर फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो 74 के स्टॉप लॉस से जरूर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जो कुछ हमने इसमें मूव देखी है, यानी जब भी ये स्टॉक चलता है तो ये सर्किट्स के साथ चलता है, तो ऊपर में सर्किट लगाते जाता है, नीचे भी जब आता है तब सर्किट लगाते आता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना बहुत जरूरी है। 74 का स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए। फ्रेश पोजीशन जरूर बन सकती है। ऊपर में 100, 105, 110 इस तरीके के टारगेट्स जरूर दिखते हैं शॉर्ट टर्म में। 105 से 110 तक के टारगेट दिखाई देते हैं। 74 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। MRPL में चेन्नई पेट्रो पर क्या व्यू होगा? वो भी ऐसे ही वॉलेटाइल है और आज स्टॉक करीब 16% ऊपर बंद हुआ है। समित, देखिए चेन्नई पेट्रो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। हाँ, सपोर्ट से बाउंस बैक कर चुका है, 260 से लेके 380 इस तरीके का इसमें एक स्टॉक में रेंज बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ये नीचे मिलता है, यानी 280, 290 के आसपास अगर ये मिल जाता है तो एक पोजीशन जरूर बन सकती है। मोमेंटम प्ले होगा, ऊपर में 360, 380 इस तरीके के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल करंट प्राइस जो है 315, 316 का, यहाँ पे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, करेक्शन की राह देखनी चाहिए। नीचे अगर मिलता है 280 के आसपास तो एक 258 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन जरूर बन सकती है। तो गिरावट पे खरीदारी करें। यहाँ पर फिर वही लॉजिक है कि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है, कुछ गिरावट का इंतजार करें, बाय ऑन डिप्स। उसके बाद आप यहाँ पर 280, 290 तक के स्टॉप लॉस के साथ 380 के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। आशीष, ये जो पूरा GRM स्पेस वाले स्टॉक्स हैं, हम देख रहे हैं सिंगापुर GRM जो है वो नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे हुए हैं। कई कंपनियों को उसका फायदा मिल रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? कुछ स्टॉक्स हम देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक दिन 10% चलते हैं, अगले दिन 12% गिरते हैं। कुछ है जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए इनमें से स्टॉक्स को? जी सौमित्र, एक बड़ी समस्या ये है कि ये जो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में हो रहा है वो क्रूड के कारण से हो रहा है।
कि क्रूड में यदि थोड़ा सा $2-3 की गिरावट आ जाती है तो हम MRPL ONGC को सेल करने लगते हैं, जबकि कोई GRMs में कमी नहीं हो रही है। आज आप देखो तो आज इंडिया का जो 100% डीजल एक्सपोर्ट होता है उसमें से 90% रिलायंस करता है और 10% MRPL। और जो भी क्रूड भी इंपोर्ट हुआ है जो रशिया से, काफी बड़ा शेयर रिलायंस और MRPL जैसी कंपनियों को मिला है उसमें। तो मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आती। मेरा मानना है कि चेन्नई पेट्रो के नतीजे देखिए, MRPL के नतीजे देखिए लास्ट क्वार्टर के, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतरीन आपको नतीजे इस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। तो इनफैक्ट किसी भी गिरावट पे MRPL को मेरी बाय करने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है ये स्टॉक वापस 3 डिजिट में जाता दिखाई देगा और चेन्नई पेट्रो भी इस गिरावट में का बिल्कुल यूज करना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि जुलाई क्वार्टर में जो नंबर्स आएंगे तो वो आपको बिल्कुल सरप्राइज करेंगे, क्योंकि जो GRMs देखने को मिल रहे हैं। तो इनफैक्ट यही दो स्टॉक मुझे लगता है मिड कैप में प्ले करना अच्छा रहेगा और लार्ज कैप में रिलायंस आएगी। मिड कैप का फोकस है तो चेन्नई पेट्रो, MRPL, ये दोनों मेरे मेहमानों ने कहा है कि आप इन पर फोकस कर सकते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट है और जिस तरह GRM बढ़ते जा रहे हैं, अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है, इसको भी आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक स्टॉक और जो आज तेजी का ही के ही मोड में था वो था SBI कार्ड्स। करीब 7% तक की बढ़त हमने देखी इसमें। इसके पीछे क्या वजह है बता रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित बताइए। ईटी के रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई ने डिसअलाउ कर दिया है लोडिंग ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू क्रेडिट लाइंस। अब ये रूल का मतलब ये होता है कि जो ये कार्ड कंपनीज या फिनटेक कार्ड कंपनीज या नियो बैंक्स जो कार्ड्स इशू कर रहे थे वो अब शायद नहीं हो पाएंगे। अब मकवारी के रिपोर्ट के हिसाब से कुछ फिनटेक कंपनीज या कुछ नए कंपनीज जो है इस लाइन में जो अभी एंटर किए हैं वो करीब 2 to 3 लाख कार्ड्स पर मंथ ऐड किए जा रहे हैं। अब ये नहीं होगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक्स पे आएगा जिसके पास एक लार्जर क्रेडिट कार्ड बेस है, या उन कंपनीज पे आएगा जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। और इसलिए SBI कार्ड्स अच्छा खासा अपमूव हमें उनके शेयर प्राइस में दिख रहा है, क्योंकि SBI कार्ड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है और एक मात्र कंपनी है जो सोली क्रेडिट कार्ड इशूइंग बिजनेस में है। अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली का ऐसा कहना है कि कोई भी रेगुलेशन जो एडवर्स होगा फिनटेक कंपनी के लिए वो SBI कार्ड के लिए पॉजिटिव होगा। और इसी कारण हमें एक अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है शेयर प्राइसेस में। करीब 7% के गेन्स हमें SBI कार्ड्स में दिखे हैं जो कि हाईएस्ट डेली गेन है पिछले 15 वीक्स में। अब ये गेन्स के बावजूद अगर हम देखेंगे तो एक ओवरहैंग अभी भी SBI कार्ड के पे है और वो है इम्पैक्ट क्या होगा क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने का, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा ये अभी भी अनसर्टन है। एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि इसके वजह से जो इंटरचेंज फीस है वो कम हो सकती है जो कि एक क्रेडिट कार्ड इशूअर के लिए डायरेक्ट इनकम होती है। तो ये ओवरहैंग अभी भी SBI कार्ड्स के लिए है। बट आज के ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा अपमूव हमें दिख रहा है, क्योंकि जो आरबीआई का रूल आया है उस वजह से। चलिए, यानी एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा। SBI कार्ड को फायदा होता दिखा, हमने देखा 7% ऊपर वो स्टॉक बंद हुआ। इधर मेटल्स एक बार फिर से फोकस में है। केंद्र सरकार ने फिलहाल स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने की तैयारी में नहीं है सरकार। हालांकि सरकार आगे स्टील पर ड्यूटी बढ़ाएगी भी नहीं। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है। मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ रही है और डिटेल्स के साथ। मेघना, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए थे। उसमें से एक था जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। स्टील इंटरमीडिएरी गुड्स पर 15% की ड्यूटी लगाई गई थी एक्सपोर्ट्स को चेक करने के लिए, ताकि डोमेस्टिक प्राइसेस कंट्रोल में रहें। और ये भी हम जानते हैं कि लास्ट वीक जो प्रमोटर्स हैं मेजर स्टील कंपनीज़ के, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग करी थी ये रोल बैक करने के लिए प्राइसेस को देखते हुए, बिकॉज डेफिनेटली उनके एक्सपोर्ट्स, स्टील के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डेफिनेटली हिट हुए हैं। लेकिन जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का रोल बैक अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि जो स्टील के प्राइसेस हैं वो इवैल्यूएट करे, असेस करे, और जब तक एक सर्टेन लेवल पर ये डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं आ जाएं, कोई भी रोल बैक अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ये हम जानते हैं कि अप्रैल से अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं स्टील के वो थोड़े कम हुए हैं। जो अप्रैल में प्राइसेस थे अप्रॉक्सीमेटली 77,000
पर मेट्रिक टन था, जो अब 72 या 73,000 पर मेट्रिक टन आ गया है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी भी इसको और इवैल्यूएट करना चाहती है। और जो एक रिपोर्ट है उसके द्वारा भी ये माना गया है कि इस साल जो स्टील की एक्सपोर्ट्स हैं वो 35 to 40% तक ड्रॉप हो सकते हैं। 10 to 12 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट्स जा सकते हैं। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड स्टील एक्सपोर्ट्स हुए थे 18.3 मिलियन टन। तो उसके कंपैरिजन में इस साल का जो अनुमान है वो काफ़ी कम है। लेकिन फ़िलहाल जो रोल बैक है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का स्टील पर, वो अभी फ़िलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसिडर नहीं कर रही है, जब तक कि जो स्टील के जो प्राइसेस हैं थोड़े एक कंट्रोल लेवल पर नहीं आ जाते। ओके, स्टील के प्राइस जब तक कंट्रोल में नहीं आते तब तक रोल बैक का कोई प्लान नहीं। आशीष, मेटल्स हमने देखा जाहिर तौर पर कमोडिटी के प्राइसेस इसकी वजह से काफ़ी हद तक इम्पैक्टेड हैं स्टॉक्स में, लेकिन हिंडाल्को जैसा स्टॉक ले लीजिए जिसमें हमने पहले बहुत गिरावट देखी, फिर अचानक से आज तो खैर बाजार के साथ चलते हुए दिखाई दिए। JSW स्टील है, कैसे अप्रोच करना चाहिए मेटल्स को, कमोडिटी प्ले को इस समय? देखिए, मैं ये जो सेक्टर है पर्टिकुलरली ये बहुत वोलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि रीजन ये है कि जैसे ऐसा फॉमेक्स में ट्रेड हमें देखने को मिलेंगे या ऊपर नीचे एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर के प्राइसेस होंगे, इन सभी में भी लाइक ऊपर नीचे इनके भी प्राइसेस होने ही वाले हैं। पर मुझे फिर भी लगता है एल्यूमिनियम और जो कॉपर जो जिसकी इंडस्ट्रियल डिमांड अभी काफी बढ़ी हुई है, उनके स्टॉक्स को लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। जरूर स्टील के प्राइसेस भी अपने पीक लेवल से 60 से 70% तक भी करेक्ट हो गए, बट फिर भी चूंकि गवर्नमेंट कंट्रोल काफी ज्यादा है स्टील पे, तो मैं अभी भी स्टील के स्टॉक्स पे बाय करने की नहीं सलाह दे रहा हूँ। मेरा मानना है जहाँ पे कंट्रोल नहीं हो मेटल में, वो है नॉन फेरस सेक्टर। तो हिंडाल्को और वेदांता, इन दोनों स्टॉक्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करने की सलाह अब हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। चलिए, हिंडाल्को और वेदांता ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं मेटल्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो। चलिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से शेयरों पर फोकस करना चाहिए ये जानते हैं अपने मेहमानों से। वक्त है VIP शेयर्स का। मंदार, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स पर फोकस है कल आपका? देखिए, दो स्टॉक्स हैं। एक तो है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये पहला स्टॉक है इलिकॉन इंजीनियरिंग। तो अगर किसी का 1 साल से 1.5 साल का तक का व्यू अगर हो तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लगता है। अगर हाल ही का अगर इसमें ट्रेड देखें तो ये मार्केट का जो ट्रेंड है उसे बक कर रहा है, यानी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मार्केट में वीकनेस है और ये अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्ट्रेंथ तो ज़रूर है इस स्टॉक में और मुझे लगता है कि आगे जाते हुए इसमें और अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। तो इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 230 का और का टारगेट होगा 330 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो इंट्राडे के लिए है, ट्रेडिंग के व्यू से है। ये है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में कल ही इसने एक सपोर्ट जो था 91-92 के लेवल्स के आसपास, तो वो ब्रेक करके नीचे चला है। आज अपसाइड देखने को मिली है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है 91-92 का, ये ऊपर ब्रेक करके नहीं चला है। तो मुझे लगता है कि इसमें वीकनेस और बनेगा और नीचे के डाउनसाइड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसमें एक ट्रेडिंग का सेल बनेगा। इसमें स्टॉप लॉस होगा 95 का और नीचे का टारगेट होगा 82 का। ओके, तो एक बाय कॉल और एक सेल कॉल। इलिकॉन थोड़ा सा लंबे समय की अवधि के लिए ध्यान में रखना है, यहाँ पर करना है बाय, और हिंदुस्तान कॉपर जो है उसको आप सेल करके चल सकते हैं। आशीष, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? जी, मेरी तरफ से एक मिड कैप आइडिया देना चाहूंगा, वो है श्री रेणुका शुगर। मेरा मानना है इस गिरावट में से स्टॉक में काफी फॉल आया है और इसको बिल्कुल 44-45 रुपए के आसपास एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। रीजन ये है कि एक तो शुगर के प्राइसेस फॉर्म बने हुए हैं, इसके अलावा जो थोड़ा एक्सपोर्ट रिलेटेड पाबंदियां सरकार ने लगाई थी, मेरा मानना है 1-1.5 महीने की बात है, वो पाबंदियां निकाल दी जाएंगी। तो बिल्कुल इन स्टॉक को एक्यूमुलेट अभी किया जा सकता है। तीसरी बात ये, इन्होंने अपना जो डिस्टिलरी की कैपेसिटी जो 700 किलोलीटर पर डे से 1400 किलोलीटर पर डे पे अक्टूबर तक पहुंच जाएंगे, तो फिनोमिनल जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है इथेनॉल की कंपेयर टू सप्लाई। तो ये 2-3 ट्रिगर मुझे रेणुका शुगर में नजर आते हैं। मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा उनका शुगर का रिकवरी का परसेंटेज है, और एक एक्विजिशन भी प्लान कर रहे हैं महाराष्ट्र में ओलम के शुगर प्लांट का। तो कई सारे डेवलपमेंट है इस कंपनी में। मेरा मानना है 40 रुपए का स्टॉप लॉस से बिल्कुल इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है।
40 रुपए का स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नजरिया थोड़ा लंबा रखेंगे तो 60 रुपए के ऊपर के भाव भी श्री रेणुका शुगर्स में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और आशीष आज समय निकालकर शो में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। चलिए कल की तैयारी के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरों के साथ। दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइंस आकाशा का पहला बोइंग 737 मैक्स दिल्ली पहुंच गया है और जल्दी ही इस कंपनी के उड़ान भरने की भी तैयारी है।